Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you are watching Executive Coaching Center's YouTube channel. मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। जैसा कि हमने अपने इनिशियल एपिसोड नंबर 1 में एक कुछ बैकग्राउंड बताया था कि पाकिस्तान सीरीज का मकसद क्या है और हम क्यों इस कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करना चाह रहे हैं, इसका लिंक कहाँ से मिलता है, पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल या जिसको हम बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशन, जियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं और इस वक्त पाकिस्तान के साथ कौन सा घिनौने किस्म का एक खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी कि हम इस वक्त डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को। एक हाइब्रिड डिजाइन है वॉर का, जिसमें एक टाइप का टैक्टिक वॉर का यानी कम्बैटेंट टू कम्बैटेंट या पर्सन टू पर्सन, आर्मी टू आर्मी वॉर नहीं होती, बल्कि सोसाइटीज में वॉर की जाती है, इकोनॉमीज में वॉर की जाती है, होपलेसनेस माशरों में पैदा की जाती है और एक ऐसी एनार्किक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे मुल्कों को अंदर से कमजोर किया जाता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक तो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट हम पर थोपा जा रहा है, जिसका कतन कोई जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिन लोगों को ग्लोबल पॉलिटिक्स की है और डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट की है, वो ये जानते हैं कि इसका पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, या इसी का एक और दूसरा नाम स्टेट विद इन अ स्टेट, या फिर जिस तरह आजकल पीडीएम के जलसों में कहा जाता है स्टेट अबव द स्टेट, इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैंने चूंकि पिछले अपने वीडियो में एक बुक का रेफरेंस दिया था, इंडिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमल दावड़ की किताब है ट्राइस्ट विद पैडाफाई पाकिस्तान अ डीप स्टेट, जो कि 20 नवंबर 2017 को पब्लिश हुई और उसमें कंप्लीट 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री को बड़े कॉन्स्पायरेंट वे से डिस्कस किया गया। इस किताब का जिक्र करना यहाँ पर इसलिए जरूरी है, डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट्स पे आज बात करना इसलिए जरूरी है कि इसी हफ्ते इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, जिनको मैं अजीत डेवल कहता हूँ, उन्होंने एक नई डॉक्ट्राइन प्रेजेंट की है चाइना विज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसको वो कहते हैं न्यू इंडिया या न्यू इंडियन डॉक्ट्राइन। तो उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पूरे का पूरा सिनेरियो क्या है, ये तस्वीर कशी किस ने की, इसके मुहर्रकात क्या है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है, इंटरनल कौन से ऐसे एक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्यों पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। जब तक हम इन पूरे के पूरे सिस्टमैटिक जो एक पाकिस्तान की तस्वीर कशी इस वक्त की जा रही है, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम कंफ्यूज रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि इन तमाम मीडिया के जो सोर्सेज हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वॉर का आगाज कर दिया, तबला जंग बजा दिया। और ये अब से नहीं बजाया, ये तकरीबन 2010 के बाद जब पाकिस्तान दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा था, हमने मिशन राह रास्त, मिशन राह निजात, फिर ज़रबे अज़ब आगे किया उसको, फिर ज़रबे अज़ब के बाद रद्दुल फसाद, और हमने काफी हद तक अपनी मिलिट्री की जो कंपेटिटिवनेस थी वो पूरी दुनिया में उसका एक अमली मुजाहिरा किया। दूसरी चीज ये कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जो ये नहीं चाहते कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्लरिश करे और पाकिस्तान साउथ एशिया में एक इमर्जिंग इकोनॉमिक नेशन बन के सामने आए। इसके कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ रीजनल हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट को बता दूं, फिर मैं आपको अजीत डोवल की न्यू इंडियन डॉक्ट्राइन के ऊपर भी बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये तमाम ताने बाने किससे जुड़ रहे हैं और अगले आने वाले 3 महीनों में जो 3 बिलियन यूएस डॉलर की एक इलीगल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है एनजीओ के थ्रू, मीडिया हाउसेस को और डिफरेंट किस्म के इदारों को, पॉलिटिशियंस को, प्राइवेट सेक्टर में ये पैसा आपने इन्फ्यूज किया है, उससे पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबल किया जाएगा, किस तरह दोबारा एक नया ट्रेंड ऑफ टेररिज्म आने लगा है, जिस तरह पेशावर का वाकया हमारे सामने है, कुछ रोज पहले कोयटा का वाकया हमारे सामने है। तो ये क्या करने जा रहे हैं और आने वाले 2-3 महीनों में अब क्या होगा, ये प्लान क्या कर रहे हैं,
इस प्लान का रिएक्शन क्या होगा, कौन कौन से एक्टर इस रीजन में मौजूद है जो पाकिस्तान को एक लास्ट, जिसको आप कहते हैं ना, एपिसोड के तौर पे देख रहे हैं और नाउजुबिल्ला पाकिस्तान के हिस्से बखरे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं डीप स्टेट है क्या। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज करता है। अमेरिकन फिलोसफर इसके ऊपर बात करते हैं और उनका मानना ये है कि दुनिया में कुछ ऐसी रियासतें होती हैं जो अपेरेंटली, उनका जो रियासती मॉडल होता है उनमें जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, वो फ्रंट मैन होते हैं। असल में डीप में, इन डेप्थ में पीछे कुछ और ताकतें होती हैं जो उनको चला रहे होते हैं। जब हम अमेरिकन पॉलिटिक्स का थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो हमें नजर आता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का बड़ा रोल होता है। इसी तरह अमेरिका के अगर आप डिटेल में जाकर के देखें तो अमेरिका का जितना भी डिफेंस है या जितनी भी आर्मामेंट की प्रोडक्शन है वो प्राइवेटाइज्ड है। तो वहां पर प्राइवेट जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की इंडस्ट्री है वो एक डीप स्टेट का रोल अदा करती है और जितने भी प्रेसिडेंट्स आते हैं, जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, कांग्रेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरह फिर वो डीप स्टेट के एलिमेंट्स पूरी दुनिया में अपने जो इंटरेस्ट है उनको परसू करने के लिए अमेरिकन लेजिस्लेशन करवाते हैं। यूएनओ में होता है, एफएटीएफ आपने देखा होगा, इसी तरह आपने आईएमएफ का रोल देखा होगा, वर्ल्ड बैंक का रोल देखा होगा। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को एक अंडरवर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री या इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड कंट्री, ये तीन टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में, उन ममालिक के लिए जो इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता ना हो, जैसे कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप या थर्ड वर्ल्ड कंट्री या इकोनॉमिकली लेस डेवलप कंट्री। जब आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो पहली थ्योरेटिकल गलती ये होती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर कमोबेश जितना अरसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स रही या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही, उतना अरसा ही मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी रही, डिक्टेटरशिप भी रही। और हमने देखा कि मिलिट्री दौर में कानून साजी भी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी आए, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी हुई। आपके जो पाकिस्तान के एंटरप्राइजेस होते हैं जिसको नेशनल एंटरप्राइजेस कहता है, जिस तरह स्टील मिल्स है, जिस तरह आपकी पीआईए है, जिस तरह आपका पेप्को, लेस्को, ये बड़े इदारे हैं, जिस तरह ओजीडीसीएल है, जिस तरह आपकी हाईवेज है, रेलवेज है, जो पैसे कमा के मुल्क को देते हैं, वो इदारे तो मिलिट्री दौर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। दूसरी बात, पाकिस्तान में बैक एंड पे जो मिलिट्री के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है कि ये डीप स्टेट का रोल अदा कर रहे हैं, स्टेट विद इन अ स्टेट है, स्टेट अबव द स्टेट है, उसका कॉन्सेप्ट इसलिए भी थोड़ा सा वेग लगता है, अजीबोगरीब लगता है कि जो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है इसमें जो लोग पीछे बैठे होते हैं, स्टेट विद इन अ स्टेट, जो स्टेट चला रहे होते हैं, असल में वो उनकी कोई खास किस्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनकी कोई खास किस्म की पहचान नहीं होती, वो छुपे हुए होते हैं। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी डीप स्टेट अगर है तो वो कौन है? क्योंकि मिलिट्री तो छुपी हुई नहीं है, मिलिट्री तो बहुत बार आके यहाँ पर गवर्नमेंट बना चुकी है और बहुत से रिफॉर्म कर चुकी है। ये एक अलग डिबेट है कि क्या आइन उसकी इजाजत देता है, अगर देता है तो किस कंडीशंस में देता है, और अगर नहीं देता तो उसका रद्द अमल क्या है। पहला तो आंसर इसका ये। दूसरा, जो डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा है, अगर आप गौर से देखें तो ये 9/11 के बाद नहीं हुआ, ये 2011 के बाद हुआ, जब मिलिट्री कॉरपोरेशन के नाम से किताबें, इंटरनेशनल जो पब्लिकेशन है वो छपना शुरू हुई। वो लोग जो मीडिया में बैठकर पाकिस्तान आर्मी को मेलाइन करते थे, वो लोग जो बलूचिस्तान को एक इशू बनाकर पूरी दुनिया में फैलाते थे, वो लोग जो इंडिया के नैरेटिव को, रॉ के नैरेटिव को, मुसाद के नैरेटिव को परसू करते थे मीडिया चैनल्स पे, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया चैनल्स हो या वो इंटरनेशनल मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए के मुतालिक भी पहले आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई। फिर पाकिस्तान में लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट, कोई देसी लिबरल्स का कॉन्सेप्ट आया। फिर 2-3 सालों में आपने फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में देखी। सोशल सेक्टर आपने देखा कि क्यास क्रिएट किया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान की अब डायरेक्टली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो हमारी अपोजिशन की जमातों के सजा याफ्ता लीडरान हो, चाहे वो इंडिया का मीडिया हो, चाहे वो इंडियन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हों,
चाहे वो रॉ के या इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ऑफिशियल्स हों, वो तमाम, इवन के उनके मिलिट्री ऑफिशियल जो किताबें भी लिखते हैं, जो इस तरह मैंने आपको बताया, ट्राइस्ट विद पैडोफाई, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो कि इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया की है उसके डीजीपी रह चुके हैं। तो ये बाय डिजाइन ये सब कुछ किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों थोपा जा रहा है। तो इसके दो जवाब आपके सामने आएंगे। पहला जवाब, अजीत डोवल जब मोदी 2014 में इलेक्शन जीतते हैं तो अजीत डोवल को अपने साथ रखते हैं। और अजीत डोवल वो है जो अपने आप को 007 क्लेम करता है और कहता है कि पाकिस्तान में वो रहा और पाकिस्तान में बड़ा उसने वो नेटवर्क्स बनाए और बड़ी उसने मूवमेंट चलाई और बड़ा हमें उसने वॉच किया। आप देखते हैं कि अजीत डोवल ऑफेंसिव डिफेंस के नाम से एक डॉक्ट्रिन लेके आता है जिसको रिबट कर देते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम ऐसा है जिसने उस डॉक्ट्रिन को रिबट कर दिया। फिर कलभूषण जैसे अनासर को हमने यहाँ पे पकड़ लिया। अब अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नरेंद्र मोदी का, इसी हफ्ते उसने एक बयान दिया और वो बयान टू प्रॉन्ग है। उसके दो निशाने हैं, एक तो चाइना को उसने टारगेट किया, दूसरा पाकिस्तान को किया। और वो बयान बेसिकली अजीत डोवल की न्यू इंडियन डॉक्ट्राइन है जिसको न्यू इंडिया भी कहते हैं हम। ये न्यू इंडियन डॉक्ट्राइन में अजीत डोवल क्या कहता है? अजीत डोवल कहता है कि अब हम अपने दुश्मन को उसी की सॉइल में, उसी की सरजमीन पे खत्म करेंगे। यानी अगर आप गौर से देखें तो दुश्मन उसका कौन है? या पाकिस्तान है या चाइना है। और उसकी सॉइल पे दुश्मन कैसे खत्म होगा? इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज की जाएंगी, इंटरनल एथनिक राइवलरी, यानी आपकी जबान, आपकी जात पात और सुबाइयत के ऊपर आपकी अंदर डिवीजन पैदा की जाएगी। सेक्टेरियन वायलेंस यानी फिरकावारियत का शिया सुन्नी फसाद पैदा किया जाएगा। उसके अलावा सिविल अनरेस्ट किया जाएगा, जिस तरह 2-3 दिन पहले जब कराची का छोटा सा इंसिडेंट होता तो उसके बाद इंडियन मीडिया सारा दिन दिखाता है कि कराची में बड़ी सिविल डिसोबीडियंस हो रही है और एक बेग किस्म की कंपेन चलाता है। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्होंने एक अरसा इस मुल्क को मैनेज भी किया और ऑब्वियसली बात है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल भी किया, उनको फैसिलिटेट करना, जिस तरह के अभी मैंने आपको बताया। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात है, इसको हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक इंडोर्स करते हैं, बल्कि उन्हीं की न्यूज है कि पाकिस्तान में पिछले हफ्ते 3 बिलियन यूएस डॉलर यानी 3 अरब यूएस डॉलर इंजेक्ट किए गए हैं। कुछ जमातों को दिए गए हैं, मीडिया सोर्सेज को दिए गए हैं, हाउसेज को दिए गए हैं, मीडिया हाउसेज को दिए गए, पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, होपलेसनेस पैदा करने के लिए। और अब अगर आप हमारे लोकल जो पॉलिटिशियन उनके बयान भी देखें तो वो कहते हैं हमारा हदफ जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, ये बड़ों की लड़ाई है। तो बड़ों की लड़ाई में वो किसको कहते हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन याद रखिएगा, पाकिस्तान की आर्मी वो प्रोफेशनल आर्मी है जिसने तने तनहा, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो आईबी है, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, चाहे वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई है, इन्होंने खुद अपने जो स्किल्स हैं, खुद अपनी जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको यूज करते हुए पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को टेररिज्म से साफ किया, पाकिस्तान के जो सिविल इदारे हैं उनकी प्रोटेक्शन की, हमारे घरों की, स्कूलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, मदरसों की, मसाजिद की, यहाँ तक कि यहाँ की गिरजाघरों की, मंदिरों की, इन तमाम की हिफाजत इंश्योर की। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बाहर की दुनिया के लिए और स्पेशली इंडिया जैसे मुल्क के लिए, जो आपके मुल्क को जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था तो तभी कह दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कि पाकिस्तान बहुत कम अरसे के लिए अलग एक रियासत बन रहा है, इसको तो दोबारा यूनाइटेड इंडिया में आना और इंडिया का हिस्सा बन जाना है, जहां पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। एक तो चीज ये। दूसरी, फिर इंदिरा गांधी का आपको वो बड़ा मशहूर बयान नजर आता है जब उसने कहा कि हमने दो कौमी नजरिया बे ऑफ बंगाल में बहा दिया, यानी ये दो कौमी नजरिए पे जो कौम खड़ी हुई थी इसका हमने बांग्लादेश अलग एक मुल्क बना दिया। अभी रिसेंट पास्ट में आप देखते हैं कि एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज में पाकिस्तान के मिलिट्री इदारों को, पाकिस्तान की आवाम को और उसके साथ साथ यूथ को कंफ्यूज किया जा रहा है। मिलिट्री इदारों को कैसे कंफ्यूज किया जा रहा है? ऑफिसर्स सीनियर लेवल की, एपेक्स लेवल की जो स्लॉट है और उनके दरमियान की जो स्लॉट है,
उनके दरमियान कंफ्यूजन डाली जा रही है कि हमारा आर्मी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो चंद लोगों से झगड़ा है, और वो हाजिर सर्विस जनरल्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अवाम में होपलेसनेस पैदा की जा रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो तमाम तर सेंसिटिव इश्यूज जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं पूरी दुनिया में, जिसको इंडिया प्रमोट कर रहा है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये है न्यू इंडियन डॉक्ट्राइन अजीत डोवल की, जिसपे वो काम कर रहे हैं और जिसके बारे में वो कह रहे हैं काफी हद तक हम कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि इसकी ब्रीडिंग के लिए, इसकी जो आप समझ लें इसकी निगहदाश्त के लिए उन्होंने 5-10 साल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। चाहे वो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करनी पड़े, चाहे वो पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया सेक्टर में करनी पड़े, चाहे पाकिस्तान के थिंक टैंक में करनी पड़े, चाहे पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियंस जो कि इस मुल्क से बहुत कुछ हासिल तो कर चुके हैं, इसको दिया कुछ नहीं, उनमें करनी पड़े। तो ये तमाम का तमाम एफर्ट क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि एक तो पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करके पूरी दुनिया को साबित किया है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में पिछले दिनों सिविल डिसोबीडियंस टाइप की एक एक्टिविटी हुई। उनके वहां पर एक ब्लैक को एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने जबरी तौर पर मार दिया, कत्ल कर दिया। फ्लॉइड नाम का वो बंदा था, उसके जस्टिस फॉर फ्लॉइड के नाम से 15-20 रियासतों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और वो उनको अपने लोगों को मैनेज नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली जब ये इस तरह के मामला पाकिस्तान के साथ किए जाते हैं, यहाँ पर किसी क्रिश्चियन को मार दिया जाता है या कोई ब्लास्फेमिक एक्टिविटी कर दी जाती है, तो अवाम ऑब्वियस सी बात है वायलेंट होती है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनको मैनेज कर पाती है, तो उनके अजाइम फुलफिल नहीं होते। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि इस सेंसिटिव दौर में जब अवाम का पीटीआई गवर्नमेंट से थोड़ा सा गैप भी आ चुका है, जब पीडीएम के नाम पर एक नई जमात बनाई जा चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा पीटीएम बनाई गई थी और पीटीएम ने काफी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर आपने देखा मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन आए ताकि कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डैमेज किया जाए। फिर रिलीजियस डिवाइड करने की कोशिश की गई, जो पिछले अशूरा में और पिछले मुहर्रमों के दिनों में बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से उसको किया गया। फिर हमने देखा पिछले दिनों दो ढाई हफ्ते पहले एक आलिम दीन को कराची में बड़ा ही बदतरीन तरीके से मैसेकरिंग की गई, उनको शहीद किया गया। उस पर भी एक रिएक्शन आना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो मेरा पाकिस्तान सीरीज में ये चीजें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हमें अपने दुश्मन को पहचानना है। वो कौन है हमारा दुश्मन जो आलाकार बन रहा है, और क्यों इंडिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अजीत डोवल इतने कॉन्फिडेंस के साथ न्यू इंडियन डॉक्ट्राइन प्रेजेंट कर रहा है और वो कहता है कि अब हम इनको अंदर से मारेंगे, इनकी सॉइल पे इनके साथ जंग लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो इन्वेस्टमेंट है अब उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, और वो इन्वेस्टमेंट किन लोगों में उसने की है, किन मीडिया हाउसेज में की है, और वो कौन लोग हैं जो बबांगे दोहल इस वक्त हमारे इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इदारों में डिवाइड पैदा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारे नौजवान को इस 5th जनरेशन वॉरफेयर की मैकेनिज्म को समझना होगा। ये हाइब्रिड किस्म की वॉर क्या है, ये साइकोलॉजिकल वॉर क्यों ऐसे की जा रही है, क्यों पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है, क्यों सी पैक को सैबोटाज किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जब आप इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक ही आंसर इसका मिलेगा कि पाकिस्तान बहुत से ममालिक की, स्पेशली इंडिया की नजर में इस रीजन में एक बहुत बड़ा टारगेट है, और इंटरनेशनली चूंकि हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो एक और बड़ा धचका है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, और अमेरिका के मफाद फुलफिल नहीं हो रहे। एक और बात भी बताता चलो, इंशाल्लाह हम अपने 3rd एपिसोड में इस पर डिटेल में बात करेंगे कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में शंघाई 5 थी, फिर 2002 के बाद शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई, 2017 के बाद पाकिस्तान को भी इसकी मेंबरशिप मिल गई, दूसरी तरफ इंडिया को भी मिल गई। अब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेजर ममालिक, जिनमें एक रशिया है और दूसरा चाइना है, उनका एक स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है जो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, और रशिया और चाइना की अलाइड फोर्स बन जाएगी, नेटो टाइप एक फोर्स बन जाएगी, जिसमें पाकिस्तान और टर्की को भी मेंबरशिप मिलने वाली है। तो अब एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, और इंटरनेशनल ताकतों का, इवल फोर्सेस का और हमारे हमसाए इंडिया का अभी टारगेट ये है कि इस मुल्क को विद इन द कंट्री डैमेज किया जाए। हमें इन तमाम कॉन्स्पिरेसीज को समझना पड़ेगा,
मीडिया को देखना, जज करना पड़ेगा और अच्छे और बुरे के दरमियान एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ग्रे एरिया में रह सकें, अब हमें ब्लैक एंड व्हाइट डिसाइड करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट मैं चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की और अब जो डेवलपमेंट होने लगी है उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। वो जो 3 अरब रुपया इंजेक्ट किया गया है, 3 अरब डॉलर सॉरी इंजेक्ट किए गए हैं, वो किस तरह अगले 3 महीनों में पाकिस्तान में फिरकावारियत को पैदा करेंगे, पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस की तहरीकों को और मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में किस तरह जर्नलिस्ट, थिंक टैंक, एकेडमिशियन, पढ़े लिखे लोग पीडीएम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। किस तरह पीडीएम के, अभी आपने देखा स्टेज से आजाद रियासत बलूचिस्तान का एक नौरानी साहब ने जो नारा लगाया है, इस तरह के और कौन से नारे आएंगे, कौन सी नई तकरीरें होंगी, किस तरह दहशतगर्दी बहुत तेज होने लगी है, किस तरह हमें अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है और हमें अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और एक डिसाइसिव फेज की तरफ जाना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो एपिसोड नंबर 3 में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद।